पहला क्वेश्चन बताएंगे, क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, बताएंगे क्या हो जाएगा। हाँ जी बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट या हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 जो होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, CaOCl2। अगला देखेंगे दूसरा नंबर क्या कह रहा है। हाँ जी दूसरा नंबर बोल रहा है, कह रहा है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, मीन खरे सोना मतलब कि प्योर गोल्ड कितना हो जाएगा। अच्छा हमें ये पता प्योर गोल्ड जो होता है हमारा कितना होता है, प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट। 24 कैरेट मीन्स मान लेंगे 100%, ठीक है। तो यहाँ से 1 कैरेट निकलेगा हमारा कितना, 100/24। अच्छा 18 कैरेट पूछा, 18 कैरेट में कितना हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 से 6 ये चला जाएगा, लेकिन ना 25, 6 से 3 काट देंगे तो 75% आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि प्योर कैरेट हमें पता है प्योर गोल्ड जो होता है हमारा 24 कैरेट का होता है, और 18 कैरेट में पूछा खरे सोने का 75%। अच्छा आप पूछ ले इसमें कि और मतलब गैर धातु कौन सी हो जाएंगी, तो हमारी 25% हो जाएंगी, जैसे तांबा वगैरह हो गया हमारी जो अन्य धातु है। अच्छा प्योर गोल्ड हमारा 75 है, तो बाकी जो बची धातु होंगी वो हमारी 25%। अगला तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, थर्ड नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन इफेक्ट गैस नहीं है, जिसे बोलते हैं हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैसें वो होती हैं जो हमारी O3 लेयर, ओजोन लेयर को मतलब कि हानि पहुंचाती है। ओजोन लेयर हमारी होती है कहाँ पे, समताप मंडल में होती है। जब पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा हमारा नाइट्रोजन है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन जो हमारी है एक तरह से ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और बाकी जो मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, जो कि O3 लेयर का विनाश कर रही हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है। संगमरमर का कह रहा प्रमुख घटक कौन सा है, बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपके दिए हुए हैं, पहला कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट, और बी कह रहा है सिलिकॉन ऑक्साइड, और तीसरा कह रहा है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा कह रहा है पोटेशियम नाइट्रेट। बताएंगे सभी लोग। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा योग संगमरमर का एक प्रमुख घटक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला क्या होता है सभी लोग देख लेंगे, CaOC3 होता है, सॉरी CaCO3 होता है हमारा, CaCO3। मैग्नीशियम सल्फेट का हमारा होता है MgSO4। सिलिकॉन ऑक्साइड का होता है हमारा SiO2, सिलिकॉन Si होता है, O2 हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट सभी को पता होगा KNO3 होता है। तो हमारे क्या हो जाएगा, संगमरमर का एक घटक हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। 5 नंबर देखेंगे हम। 5 नंबर में क्या बोल रहा है, कह रहा है कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है। वर्तिका नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। स्मार्ट वन ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। कह रहा 5 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा कौन सी धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा सोडियम है, बी है एल्यूमिनियम, आपका सी है ताम्र जिसे कॉपर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी है निकेल। तो अच्छा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है हमारे गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है बट ठंडे पानी के साथ नहीं। अच्छा सोडियम क्या होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na, और ताम्र जिसे Cu, और निकेल कितना होता है हमारा Ni। तो हमारा 5 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 6 नंबर है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मृदा, ऑप्शन नंबर बी कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है सिल्वर आयोडाइड, डी है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। बताएंगे कृत्रिम मृदा के लिए कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। इसका फार्मूला क्या होता है, AgCl होता है, AgI होता है हमारा। इसका सिल्वर आयोडाइड का, हमारा कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, CuO जो है, इसका कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला होता है AgNO3, हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या बोला, अभी ऐसे बताया था, दूसरा नंबर क्वेश्चन था, इसमें बोला 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितने प्रतिशत होता है। अभी हमने बताया जो 24 कैरेट जो होता है हमारा प्योर गोल्ड होता है, ठीक है, प्योर होता है। अच्छा प्योर अभी हमने बताया 18 कैरेट में कितना हमारा 75% प्योर था, तो 25% क्या हो जाएगा, 25% बताया अदर धातु जैसे तांबा और चांदी हो गए हमारी 25%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 75% होता है हमारा प्योर
18 कैरेट में, और 25% होता है हमारा अदर जो धातुएं होती हैं 25%। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 8 नंबर देखेंगे हम लोग। हाँ जी, 8 नंबर क्या बोला है, कह रहा किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है, बताएंगे सभी लोग। पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा, स्मार्ट वन डी, बिल्कुल। पोटेशियम ब्रोमाइड का KBr फार्मूला होता है, अगर इसका प्रयोग किया जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, सी, फोटोग्राफ्स में जो है पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर क्या बोल रहा है, क्या निम्न में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लेड का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पीवी जो होता है लेड का होता है, AU जो होता है हमारा गोल्ड का होता है, के होता है हमारा पोटेशियम, और Na होता है हमारा सोडियम में। अगला देखेंगे 10 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि त्वरित चांदी निम्न में से किसका एक उत्पाद है। त्वरित चांदी जो कह रहा है निम्न में से किसका एक उत्पाद है, चांदी का या लोहा का या पारा का या मैग्नीज का। त्वरित चांदी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पारा हो जाएगा, पारा मीन्स HG। HG जो होता है एक तरह से चांदी के सफेद प्रकार का होता है, जो कि हमारे थर्मामीटर में यूज किया जाता है, तो HG हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा पारद मिश्रण या अमलगम जिसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारा अमलगम। कह रहा पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किस मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। कह रहा है उसमें किसका होना आवश्यक है, चांदी का या कोबाल्ट का या निकिल का या पारा का। तो पारद जो मिश्रण होता है अमलगम में, जो हमारा HG है, पारा का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट आवश्यक जरूर होता है हमारा पारा का। अमलगम में याद रखिएगा, अमलगम में पारे का आवश्यक होना है जरूरी। वीडियो को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो आप PT की तैयारी करें तो बिल्कुल आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हाँ जी, 12 नंबर क्या बोला है, निम्न में से कौन सा तत्व तांबे को, कह रहा तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है, बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी है जस्ता, ऑप्शन नंबर सी है सोना, ऑप्शन नंबर डी हमारा पारा। कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है, बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चांदी जो है उसको तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकती है, याद रखिएगा, केवल तांबे को विस्थापित कर सकती है कौन सी, चांदी। 13 नंबर क्या बोल रहा है, हाँ जी 13 नंबर बोल रहा है सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है हमारा, तो सिलिकॉन एक उपधातु है या धातु है, अधातु या नोबल गैस। तो सिलिकॉन जो हमारी एक उपधातु है। उपधातु मीन होती है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, उपधातु। तो सिलिकॉन हमारी क्या उपधातु है। 14 नंबर देखेंगे हम। 14 नंबर क्या कह रहा है, बताएंगे सभी लोग। कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध होती है। मेलिएबल मीन्स होता है कि मतलब जो लचीली या मतलब कि कठोर ना हो, उसे हम बोलते हैं मेलिएबल या आघातवर्ध। पहला कौन सी धातु है, ऑप्शन नंबर ए तांबा और एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लोहा और एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है जस्ता और सीसा, डी बोल रहा है हमारा कौन सा, सोना और चांदी। तो इसका सबसे मेलिएबल लचीली धातु जो होती है हमारी ऑप्शन नंबर डी सोना और चांदी हो जाएगा, क्योंकि देखा होगा सोना और चांदी जो है जल्दी टूटता नहीं, लचीला होता है, इसीलिए इसके हमारे ऑर्नामेंट्स या आभूषण बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाँ जी 15 नंबर क्या बोल रहा है, 15 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की है। ये तो सभी लोगों को पता होगा, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए लोहा या बी है तांबा, सी हमारा सोना, डी है कांसा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तांबा जो है सबसे पहले जो है मानव ने प्रयुक्त की थी। 16 नंबर में क्या कह रहा है, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस्तेमाल नहीं किया जाता, बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि बर्तन बनाने कौन सी धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पीतल का तो बर्तन बनाया जाता है, तो ये भी हो सकता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी नहीं होगा। सोल्डर जो होता है, सोल्डर से हमारे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जर्मन सिल्वर से बनाए, अच्छा जर्मन सिल्वर में एक ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जो सिल्वर नहीं होता है, जर्मन सिल्वर जो मिश्रण होता है वो Zn और किसका होता है, Zn और Ni और Cu होता है। इसमें सिल्वर नहीं होता, याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 17 नंबर है। हाँ जी सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पेट के लिए बहुत ही अच्छा बैच यहाँ पे चल रहा है हमारा। कह रहा पीतल मिश्रण है, बताएंगे सभी लोग। पीतल जो है वो मिश्रण है किसका है, टिन प्लस तांबा, ऑप्शन नंबर बी है टिन प्लस जस्ता, या ऑप्शन नंबर सी है टिन प्लस तांबा प्लस जस्ता, ऑप्शन नंबर डी है तांबा प्लस जस्ता। तो इसका पीतल जो मिश्रण है याद रखिएगा सभी को। तो तांबा और जस्ता जो है इसका मिश्रण हमारा पीतल होता है। तांबा और जस्ता पीतल का मिश्रण होता है। और टिन प्लस तांबा जो होता है हमारा, टिन का सिंबल क्या होता है, SN होता है, तांबा का Cu होता है। ये हमारे बेल जो घंटी वगैरह जो बनाई जाती है, ये सारी बेल धातु जिसे बोल सकते हैं हम, इनमें टिन और तांबा का प्रयोग किया जाता है।
किया जाता है हमारा। और तो जस्ता और तांबा जो हमारे पीतल के लिए होता है। और 80 नंबर देख रहे हो क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है स्टेनलेस, यहाँ पे स्टेनलेस होगा हमारा। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील जो हमारे किन अवयवों का मिश्रण है? लोहा प्लस कार्बन, या लोहा प्लस जिंक, या तांबा प्लस जिंक, या लोहा प्लस निकिल प्लस क्रोमियम। बताएंगे सभी लोग। स्टेनलेस स्टील जो हमारे किसका मिश्रण है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लोहा प्लस निकिल प्लस क्रोमियम का जो है ये हमारा मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। सभी लोग कमेंट करिएगा, सही हो या गलत आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। हाँ जी, 19 नंबर क्या बोल रहा है बताएंगे सभी लोग। यदि आप लोग पेट की तैयारी कर रहे हो या आपके दोस्त वगैरह जो भी हो भाई बंधु, उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है। यहाँ पे जो कंटेंट आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। तो पेट की जो तैयारी कर रहा है उनको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आपका जो सारा कोर्स है वो पेट का कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल आपका रिवीजन चल रहा है बिल्कुल से। प्ले लिस्ट वगैरह आपकी बनी हुई चेक कर सकते हैं आप लोग। 19 नंबर क्या कह रहा है? भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? अच्छा, गैर धात्विक खनिज मीन्स जो मतलब भारत में पाया जाने वाले गैर धात्विक जो मतलब धातु ना हो हमारी। क्या क्रोमियम जो है एक तरह से किसका आयक है? कमेंट करेंगे सभी लोग। क्रोमियम जो है हमारा वो लोहे का आयक है। और बॉक्साइट जो हमारा ये किसका है? एल्यूमिनियम का। हेमेटाइट भी हमारा किसका? लोहे का है। और ऑप्शन नंबर डी जो पायरोफाइलाइड है ये हमारा गैर धात्विक खनिज है। ये एक पाउडर टाइप का होता है, तो ये हमारा गैर धात्विक खनिज है पायरोफाइलाइड। याद रखेंगे सभी लोग। लोहे का एक हमारा क्रोमाइट हो गया, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, और फिर लोहे का हमारा हेमेटाइट। 20 नंबर है हमारा। हाँ जी, 20 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है कार्नेलाइट किस धातु का आयक है? बताएंगे सभी लोग। कार्नेलाइट किस धातु का आयक है? पोटेशियम का आयक है, या एल्यूमिनियम, या मरकरी, या यूरेनियम? बताएंगे कार्नेलाइट जो है किसका आयक है? तो ये कार्नेलाइट हमारे किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम का आयक हो जाएगा कार्नेलाइट। अच्छा, मरकरी का आयक क्या होता है? याद रखेंगे मरकरी का आयक जो होता है वो सिनेबार होता है। सिनेबार जो होता है वो मरकरी का आयक होता है। और एल्यूमिनियम का भी बताया हमने क्या होता है? बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पोटेशियम। हाँ जी, 21 नंबर क्या बोल रहा है? 21 नंबर कह रहा है किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा थर्माइट प्रक्रिया, या कार्बन न्यूनीकरण, या हाइड्रोजन न्यूनीकरण, या विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। बताएंगे सभी लोग। कह रहा है किसके प्रयोग द्वारा धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? मतलब धातु की जो है उच्च शुद्धता प्राप्त की जाती है, मतलब कि उसको कितना अच्छा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विद्युत अपघटनीकरण के द्वारा। मतलब इसको अपघटन मीन्स मतलब इनको तोड़ना जो है, खराब धातुएं जो हमारी है पदार्थ वो बाहर निकल जाते हैं, अच्छे अच्छे जो हैं वो रह जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा हमारा। 22 नंबर क्या बोल रहा है? सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। 22 नंबर केलामाइन का एक अयस्क है। बताएंगे केलामाइन जो है किसका अयस्क है? टिन का है, या मैग्नीशियम का है, या जस्ता का है, या तांबा का है? बताएंगे सभी लोग केलामाइन किसका अयस्क है। तो केलामाइन जो है हमारा किसका हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी जेडेन। जेडेन जस्ता का जो है ये इसका हमारा केलामाइन। और टिन का जो हमारा होता है, टिन का अयस्क होता है केसी टेराइट। केसी टेराइट जो होता है वो टिन का अयस्क होता है। और मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नीशियम का बताएंगे सभी लोग। मैग्नीशियम का होता है, अभी बताया कार्नोलाइट। कार्नोलाइट जो होता है वो मैग्नीशियम का अयस्क होता है। अगला देखेंगे 23 नंबर क्या बोल रहा है? 23 नंबर बोल रहा है, अगर हम एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम बताएंगे। अभी बताया सभी लोगों को, जस्ट अभी क्वेश्चन बताया हमारा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, या बी है कैलासाइट, या ऑप्शन नंबर डी कैलामाइन, या ऑप्शन नंबर डी है गैलेना। तो हमारा क्या हो जाएगा? 23 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है हमारा बॉक्साइट। और कैलासाइट तो अभी बताया हमने किसका होता है? कैलेमाइन हमारा किसका होता है? कैलेमाइन हमारा होता है जस्ता का। और ये चेक कर लेना, गैलेना शायद होता है जी मरकरी का होता है। और कैल्साइट अभी बताया हमने किसका होता है? कमेंट करेंगे सभी लोग, बताइएगा किसका होता है। 24 नंबर क्या कह रहा है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट जो है वो किसका अयस्क है? बताएंगे सभी लोग। मोनोजाइट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जर्कोनियम, सी बी हमारा थोरियम, या सी हमारा टाइटेनियम, या डी है लोहा। बताएंगे सभी लोग किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी थोरियम का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा। मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क हो जाएगा। मैग्नेटाइट
25 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट है, बताएंगे सभी लोग क्या है, Fe2O2 या Fe3O4 या FeCO3 या 2FeO3 3H2O। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Fe3O4। मैग्नेटाइट हो जाएगा Fe3O4, याद रखिएगा मैग्नेटाइट हमारे क्या हो जाएगा Fe3O4। 26 नंबर क्या बोल रहा है बताएंगे, कमेंट करिएगा सभी लोग। कह रहा है निम्न में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसमें उपस्थित है, पॉलीथीन एवं मेलाइन। ऑप्शन नंबर बी पीवीसी एवं बैकलाइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा पॉलीथीन एवं पीवीसी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बैकलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन। बताएंगे सभी लोग किसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बैकलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन जो है इसमें हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। 27 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी से किया जाता है। काठ की लुगदी से, वुड पल्प से किया जाता है, किसका बताएंगे, पॉलिस्टर या नाइलॉन या टेफ्लॉन या रियोन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, रियोन से जो है हमारे काठ की लुगदी का जो है निर्माण किया जाता है रियोन से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा हमारा। अगला देखेंगे हम लोग, 28 नंबर है, क्या कह रहा है 28 नंबर क्या कह रहा है, सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, याद रखिए गलत पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा प्राकृतिक फाइबर से सस्ता है, या ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक फाइबर से सख्त है, प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ है, या धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान है। सिंथेटिक फाइबर जो है इसके संबंध में गलत कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो है हमारे सारे सही, प्राकृतिक फाइबर से सस्ता ये भी सही है, प्राकृतिक फाइबर से सख्त मीन्स होता मजबूत है ये भी सही है, तो धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान है सिंथेटिक फाइबर। ट्वेंटी 29 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की तरह पर लेपित किया जाता है। बताएंगे सभी लोग, नाइलॉन हो गया, या बैकलाइट हो गया, या पॉलीविनाइल क्लोराइड, या ऑप्शन नंबर डी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है हमारा इस पे बर्तन जो है खाना पकाने वाले बर्तन वगैरह पे जो लेप लगाया जाता है उसको टेफ्लॉन का लगाया जाता है। नाइलॉन जो होता है याद रखिएगा पैरासूट, पैरासूट जो बने होते हैं हमारे किसके, टेफ्लॉन के बने होते हैं। बैकलाइट किसका आता है हमारा, एल्यूमिनियम का होता है हमारा बैकलाइट, याद रखिएगा। 30 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है। कह रहा है कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर के रूप में जाना जाता है, बताएंगे सभी लोग कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रियोन जो हमारा ये सिंथेटिक फाइबर के रूप में जाना जाता है, कृत्रिम सिल्क के रूप में, सिंथेटिक फाइबर के रूप में जाना जाता है रेयान। थर्टी 31 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पॉलीथीन या बैकलाइट या पीवीसी या पॉलिस्टर। बताएंगे सभी लोग, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा हमारा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है एक तरह से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पॉलिस्टर। बताएंगे 32 नंबर क्या कह रहा है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, यह एक कृत्रिम बहुलक है इसमें लोचदार गुण होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी है यह एक बहुलक नहीं है लेकिन इसमें लोचदार गुण हैं। ऑप्शन नंबर डी है यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। तो बताएंगे सभी लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। 33 क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं होता। कह रहा है निम्न में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं होता, शीशे के उद्योग में या बोरेक्स के उत्पादन में या पानी के स्थायी खारेपन को हटाना, या ऑप्शन नंबर डी हमारे रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। बताएंगे सभी लोग किसमें कह रहा वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं होता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जो है हमारा वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं होता है। 34 नंबर क्या कह रहा है,
कह रहा भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, बताएंगे सभी लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। कह रहा भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हैदराबाद में जो हमारा है भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। 35 नंबर क्या कह रहा है, भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। इसको लुब्रिकेंट मीन्स होता है कि जो मतलब चिकनाई वगैरह उसी को बोलते हैं लुब्रिकेंट, जो मतलब चिकनाहट पैदा करते हैं उन्हें लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है एक तरह से चिकना होता है, और यही हमारा जो पेंसिल की जो नोक होती है उसी में लगा होता है ग्रेफाइट। 36 नंबर क्या बोल रहा है, हाँ जी, कह रहा कार्बन का अपर रूप जो विद्युत व उष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है। कह रहा कार्बन का अपर रूप है और कह रहा विद्युत व उष्मा का सुचालक भी है, और कह रहा है कि उत्तम लुब्रिकेंट भी है। बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। इसका ऑप्शन नंबर ए चारकोल, बी है ग्रेफाइट, या डी सी है हीरा, या डी है लैम्पबैक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ग्रेफाइट अभी हमने बताया। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक मीन्स होता है कि जैसे विद्युत इससे गर्म करेंगे ये उष्मा से ये भी गर्म हो जाएगा, विद्युत का सुचालक, इसमें करंट भी फ्लो होगी हमारी। तो ये सुचालक भी है और ये हमारा कार्बन का अपर रूप भी है, याद रखिएगा। 38 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं। कह रहा है जब जल जो है स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं कार्बोनेट, या विसिलिकेशन, या जलयोजन, या ऑक्सीकरण। बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जलयोजन, जब मतलब जल किसी रासायनिक रूप से किसी खनिज के साथ मिलता है तो उसे हम जलयोजन कहते हैं। 39 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा भोजन में रासायनिक किस उद्देश्य से मिलता है। कह रहा भोजन में रासायनिक जो किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है निम्नीकरण, या बी है अपघटन, सी हमारा संरक्षण, या डी है पुनरावर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संरक्षण से जो है भोजन में रसायन मिलाए जाते हैं। 40 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा संश्लिष्ट अपमार्जक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, ये मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। अच्छा, मृदु और कठोर जल का फार्मूला क्या होता है, D2O जो हमारा होता है कठोर जल का होता है, जो जल होता है हमारा H2O होता है। कह रहा है कठोर जल से काम नहीं करते हैं। या ऑप्शन नंबर सी है केवल कठोर जल में काम करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है केवल मृदु जल में काम करते हैं। बताएंगे 40 का क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं हमारे, वो मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। 41 नंबर देखिएगा, कह रहा पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्न में से कौन सा है। पानी को शुद्ध करने के लिए बताएंगे सभी लोग। शीत निष्क्रियता या उत्खनन है, या क्लोरीनीकरण है, या अनाइट्रीकरण है। बताएंगे सभी लोग। जो पानी को मतलब फिल्टर करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, आप लोगों को सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि पानी में जो क्लोरीन मिलाने से पानी जो हमारा साफ हो जाता है, सारे बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, तो क्लोरीनीकरण हो जाएगा। 42 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। कह रहा इसमें सारे से जो है नाइट्रोजन उर्वरक है, बट एक नहीं है। कह रहा अमोनियम सल्फेट, या कैल्शियम साइनामाइड, या सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, या यूरिया। बताएंगे नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, कौन सा हो जाएगा हमारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम जो है हमारा, ये नाइट्रोजन का उर्वरक कारक नहीं है। और बाकी जो अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, कैल्शियम साइनामाइड और यूरिया, ये हमारे नाइट्रोजन के उर्वरक हैं। 33 नंबर क्या बोल रहा है, 43, हाँ जी, कह रहा है कि जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। कह रहा जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण और निस्पंदन, या सक्रिय कार्बन और एयर स्ट्रिपिंग, या रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंज, या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण फिल्टर, या हरी रेत, या यांत्रिक फिल्टर। बताएंगे जो मतलब जल के प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ जो होते हैं उन्हें हटाने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपाय किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंज। आसवन क्या होता है, मीन्स जो भाप बनाकर उसे उड़ा देते हैं, उसी को आसवन बोलते हैं। 44 नंबर क्या बोल रहा है, हाँ जी, कह रहा समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। बताइए, कह रहा द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, बी है हमारा सोडियम सल्फेट, और कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। बताएंगे सभी लोग। समुद्री में पानी में द्रवीभूत मूल्य लवणों की पहचान कीजिए।
जो मतलब समुद्र के पानी में लवण जो पाए जाते हैं कौन कौन से हैं इसमें ये बताने हैं। तो इसमें सारे जो हमारे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड भी होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड जिसे नमक बोलते हैं, सोडियम सल्फेट ये भी होता है, कैल्शियम फास्फेट जो मतलब पत्थर वगैरह निकलते हैं, पोटेशियम सल्फेट, ये सारे जो पदार्थ होते हैं हमारे, ये सब सारे जो समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। 45 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है। सरल उर्वरक या जैविक खाद या हरी खाद या मिश्रित उर्वरक, बताएंगे सभी लोग। कह रहा जो 2 या 2 से अधिक, याद रखिएगा जब भी बोल दे कहीं भी कुछ भी 2 या 2 से अधिक तो समझ लेना वो मिश्रण की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मिश्रित उर्वरक। जो 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व मिलाए जाएंगे तो वो हमारा मिश्रित उर्वरक होगा, ऑप्शन नंबर डी। पूजा पाल गुड मॉर्निंग, बिल्कुल 43 का सी बिल्कुल राइट है। 46 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा क्लास 10th में है। कह रहा है कि जब मतलब पानी के मिलाने के बाद मिश्रण से भारी जो घटक होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, बताएंगे। तो इसको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अवसादन। जो अवसादन जो होता है उससे हम बोलते हैं यदि पानी में जो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे, जो कठोर पदार्थ होंगे वो जो तली में बैठ जाएंगे उसे हम उस प्रक्रिया को हम अवसादन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 47 क्या बोला है, कह रहा है कांच का कौन सा प्रकार उष्मा प्रतिरोधी है। कांच का कौन सा प्रकार जो है उष्मा प्रतिरोधी है, पोर्टल कांच या चकमक कांच या दुर्नम्य कांच या पाइरेक्स कांच। कह रहा कौन सा उष्मा प्रतिरोधी है। उष्मा प्रतिरोध का मतलब सभी लोग पता होगा कि विरोध जो करता है हमारा, रोकता है, उसे हम प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। उष्मा का विरोधक जो होगा, तो 47 का क्या हो जाएगा हमारा, पाइरेक्स कांच। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पाइरेक्स कांच जो है वो हमारा उष्मा प्रतिरोधी होता है कांच का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 नंबर सभी को पता होगा, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तन होता है, बताएंगे सभी लोग। कर लोहे जंग लगने पर लोहे का भार हमारा बढ़ता है, क्योंकि जंग लगने पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है और हमारा जो वाटर होता है, इन दोनों के मिश्रण से जो हमारे लोहे में जंग लग जाती है तो इसमें ऑक्सीजन थोड़ी जम जाती है तो इसका लोहे का भार बढ़ जाता है। 49 नंबर बोल रहा है, कह रहा है जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बढ़ता है या घटता है या ना बढ़ता है ना ही घटता है, इनमें से कोई नहीं, अभी बताया बिल्कुल जस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लोहे की कील में जंग लग जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका वजन बढ़ता है, ये बताएंगे। 50 नंबर, फ्रिज में शीतलक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फ्रेऑन। कह रहा फ्रिज में जो है शीतलक है तो बताएंगे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, फ्रीऑन। जो हमारा शीतलक जो मतलब उसे ठंडा करने की करता है उसी को हम फ्रीऑन बोलते हैं। और यहाँ से जो मतलब फ्रिज से गैस जो निकलती है वो हमारी नाइट्रोजन निकलती है, जो कि बहुत ही हानिकारक होती है हमारे वायुमंडल के लिए। 51 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए 0.005 ppm या 0.0550 ppm, बताएंगे। कह रहा पानी की घरेलू आपूर्ति आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 0.050 ppm, 0.050 ppm। 52 क्या बोलेगा, 52 कह रहा कि निम्न में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है। कह रहा पानी में जो है अधिक मात्रा में मौजूद है कैल्शियम और मैग्नीशियम या कैल्शियम और पोटेशियम या पोटेशियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी बोला सोडियम और कैल्शियम, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है पानी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, याद रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। पूजा पाल डी बिल्कुल। 53 क्या बोल रहा है, कह रहा निम्न में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है। कह रहा है कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है, और बाकी जो हमारे सारे नाइट्रेट हो जाएगा या फास्फोरेट हो जाएगा, टंगस्टन या पोटास, बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। टंगस्टन जो है एक तरह से ये हमारी धातु है, तो ये हमारे बल्ब के तार में जो है यूज की जाती है। नाइट्रेट हो गया और हमारे फास्फेट और पोटास जो है एक तरह से ये सारे उर्वरक है। 54 क्या बोल रहे हैं, कह रहा है दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताएंगे। कह रहा है जो मतलब कि दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कण को स्वतः स्वयं मिलाने पे आपस में मिश्रित करने को क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है वो दो मतलब कि विभिन्न प्रकार की पदार्थों के कण को जो मिला देंगे तो उसे हम डिफ्यूजन, उस प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन बोलेंगे। 55 क्या बोल रहा है, कह रहा है खोज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कोई निश्चित आकार नहीं होता परंतु निश्चित मात्रा होती है। कह रहा है ना निश्चित आकार और ना ही निश्चित मात्रा होती है। सी नंबर बोला निश्चित आकार परंतु निश्चित मात्रा नहीं।
ऑप्शन नंबर डी है निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा। तो ठोस के संबंध में क्या होगा, ठोस कोई भी होगा, मीन्स कोई गुटखा कुछ भी हो गया ठोस, वो उसका तो हमारे निश्चित आकार होगा और निश्चित मात्रा होगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठोस जो होगी उसकी नाम, उसका मतलब क्षरण भी नहीं होगा जल्दी, क्योंकि उसका निश्चित आकार और मात्रा जो है वो सेम होती है। राजवीर डी बिल्कुल, यू आर डी बिल्कुल राइट आंसर। पूजा पाल बिल्कुल राइट। अगला देखेंगे हम लोग 56 क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पौधे में प्रकाश संश्लेषण या मोम का पिघलना या पानी का संघनन या पौधे में वाष्प उत्सर्जन। अच्छा, प्रक्रिया हमारी कौन सी होती है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, और एक कौन सा होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन और हमारा एक भौतिक परिवर्तन होता है। जो हमारा रासायनिक परिवर्तन जो होता है मतलब कि कोई एक अवस्था है उससे हम दूसरी अवस्था में जाएंगे तो उसको हम मतलब रिवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते। एक बार गए तो हमारा एक ही बार जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं पटाखों का जलना, अच्छा पटाखे जो हमारे जल गए फिर दोबारा से तो पटाखे बन नहीं सकते हैं, तो हमारा वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन जो होता है रिवर्सिबल, जो चेंज हो जाता है। जैसे बर्फ से पानी, जब बर्फ से पानी बनाएंगे तो ये बर्फ से पानी बन जाएगा, पानी से बर्फ भी बन जाएगा, तो ये हमारे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब आपस में जो मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएंगे फिर दोबारा उसी अवस्था में आ जाएंगे, वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन जो होता है एक बार हो गया तो हो गया फिर। तो इसमें क्या बोला, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बाकी हमारे रासायनिक परिवर्तन है, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो हमारा वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और मोम का पिघलना, जो एक बार मोम का पिघलना जो है पिघल गई तो वो पिघल गई, फिर वो हमारी पौधे में वाष्प उत्सर्जन, जो वाष्प उत्सर्जन होता है जो मतलब एक तरह से जो वाष्प होती है वो ऊपर भाप की तरह उड़ जाती है। पानी का संघनन, संघनन भी हो गया, वो भी मतलब कि भाप बनकर उड़ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। और पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, ये हमारा भौतिक परिवर्तन। 57 नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी बताया, उनका निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारा इसमें अब ऑप्शन नंबर ए पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, या कपड़े सुखाना, या पानी में चीनी का घुलना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हमने बताया कि जो भी एक बार चेंज हो गई फिर दोबारा उसी अवस्था में नहीं आएगी तो हमारे पटाखों का जलना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जब मैग्नीशियम का तार गर्म है तो बाद में ठंडा भी हो जाएगा। कपड़े सुखाना मतलब कपड़े सूख भी गए उसके बाद में गीले भी हो जाएंगे। पानी में चीनी का घुलना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। पानी में चीनी का घुलना, पटाखों का जलना जो है हमारा एक तरह रासायनिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना हम अलग भी कर सकते हैं इसके मिश्रण को। 58 तरल पदार्थ की तुलना में, पूजा पाल सरस तिवारी पौधे में प्रकाशन बिल्कुल राइट है आपका। कह रहा तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है। कह रहा दूर दूर होते हैं, बारीकी से नहीं बंद होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी है बहुत बड़ी बारीकी से बंद होते हैं। बारीकी से बंद मीन्स होता है मतलब क्लोज बॉन्ड होना, कम बारीकी से बंद होते हैं। बताएंगे तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में जो है परमाणुओं का व्यवस्थापन क्या होता है, बताएंगे। इजी है बिल्कुल। ठोस तो हमारे ठोस होते हैं कि बहुत ही मजबूत मतलब क्लोज बॉन्ड होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो रहा है। बहुत बारीकी से बंद होते हैं तो हमारे ठोस पदार्थ बहुत बारीकी से बंद होते हैं। बिल्कुल सभी लोग पेट की जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें बिल्कुल पेट का पूरा बैच जो है ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे रिवीजन आपकी चल रही है, आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सरस तिवारी बहुत बारीक से बंद होते हैं। आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं आप शेयर कर देंगे, पेट के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है ये हमारा। पूजा पाल बिल्कुल सी। 59 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, ये पूछा जाता है हमारा। कह रहा वह ताप जो है कोई ठोस जो वस्तु है उससे मतलब द्रव में चेंज कर, जैसे बर्फ से पानी में, ठीक है, उसको चेंज कर अवस्था में परिवर्तित क्या कहलाता है, बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण या गलनांक या ऊर्ध्वपातन या प्लाज्मा, बताएंगे। 59 नंबर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अच्छा गलनांक कहलाएगा, ठोस से जो भी मतलब कि द्रव अवस्था में जाएगा वो गलनांक हो जाएगा। अच्छा वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण हमने बताया कि वो होता है जो मतलब वाष्प बनकर, जैसे पानी को गर्म किया जो वाष्प बनकर उड़ जाता है। और ऊर्ध्वपातन जैसे कपूर को जलाना, नौसादर को जलाना, ये जैसे ठोस होते हैं, ठोस से बिल्कुल गैस में चेंज हो जाए वो हमारा ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ जी 60 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, बताएंगे सभी लोग। अभी बताया संघनन और ऊर्ध्वपातन या वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण या स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन, बताएंगे। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, हाँ जी, हाँ जी, तभी इसका जो है वो उसमें बल्ब में यूज किया जाता है, टंगस्टन का फ्यूज तार में यूज किया जाता है। कह रहा है कि इसमें जो है
तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में जो चेंज होगा तो क्या होगा हमारा, बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन। जो मतलब वाष्प बनकर जो तरल से गैस अवस्था में चला जाए वो हमारे वाष्पीकरण होगा। जितने भी जैसे पानी हो गया, कोई भी मतलब कि तरल पदार्थ ले ले हम लिक्विड, उससे वाष्प मतलब कि उसमें गैस में जो चेंज होगा वो हमारा वाष्पीकरण होगा। ऊर्ध्वपातन अभी हमने बताया क्या होता है, जो हमारा ठोस से गैस में चेंज हो जाए। ठीक है, 61 नंबर देखेंगे हम लोग। हाँ जी, 61 क्या बोल रहा है, करा एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधने वाला क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, करा एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये याद रखिएगा। नाभिक में जो पूछ ले क्या क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक में होते हैं। और नाभिक कैसा होता है, हमारा एक पॉजिटिव आयन होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है, तो नाभिक हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर बांधने के लिए बल को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल या दुर्बल नाभिकीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल या प्रबल नाभिकीय बल, बताएंगे। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है उसको क्या बोलेंगे। हाँ जी, 61 का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रबल नाभिकीय बल। ये याद रखिएगा, सबसे जो मजबूत बॉन्ड होता है ये प्रबल नाभिकीय बल होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बांध के रखता है सबसे मजबूत और नाभिकीय बल होता है प्रबल नाभिकीय बल। हाँ जी, सरस तिवारी बिल्कुल नाभिकीय बल, कंडेंसेशन से वेपराइजेशन, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, 62 नंबर क्या बोल रहा है, बताएंगे सभी लोग। फिर आप कह रहा 62 नंबर बोल रहा है, कह रहा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है। कह रहा प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसकी श्रेणी में रखा जाता है, आइसोटोप या आइसोबार या आइसोफोमर या आइसोसोकर, बताएंगे। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉन पे जो होता है हमारा निगेटिव चार्ज होता है। सभी लोग कमेंट करेंगे प्रोटॉन की खोज किसने की थी हमारी। कह रहा प्रोटियम जो होता है हमारा 1H1 होता है, और ड्यूटेरियम होता है हमारा 1H2, और ट्राइटेरियम होता है 1H3। निम्न में से किस श्रेणी में आता है, तो बताएंगे सभी लोग क्या किस में आता है ये। इसमें जो हमारे इसमें परमाणु क्रमांक समान होता है उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। तो 62 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोटोप, जिसमें मतलब परमाणु क्रमांक समान होते हैं, 111 है तो हमारा आइसोटोप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सरस तिवारी बिल्कुल राइट है आपका। 63 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सिद्धांत सही तरह से मेल नहीं खाते हैं। एवोगाड्रो का नियम, एक ही तापमान और दबाव से सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। पायल का नियम, गैस में दबाव और मात्रा के बीच संबंध। संक्रमण सिद्धांत है हमारा, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां। हुंड का नियम बोला, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते, बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। कह रहा कौन सा मेल नहीं खाता, कौन सा गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हुंड का नियम जो कि हमारा गलत है। एवोगाड्रो का नियम जो होता है, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसें बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। और बायल का नियम जो होता है गैसों में दबाव, अच्छा चार्ल्स का नियम जो होता है जिसमें समान ताप रहता है, वो चार्ल्स का नियम होता है ताप समान। संक्रमण सिद्धांत ये सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। हाँ जी, रदरफोर्ड बिल्कुल। 64 बताएंगे, जल, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार होता है, कितना होता है, बताएंगे सभी लोग। अच्छा, H2O जल का अभी फार्मूला हमने बताया था, H2O होता है, ठीक है, H2O होता है। O का हमारा परमाणु क्रमांक कितना है, 8 और 16 होता है, 16 जो होता है भार होता है। और इसका हमारे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1H1 होता है। और यहाँ पे है कितने मॉलिक्यूलर, 2 हैं, और यहाँ पे 1 की हमारे ये कितना ऑक्सीजन, तो इसका 16 हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो 1:8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। परमाणु भार बोला, अनुपात भार, भार कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होगा तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हमारा 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, तो 1 और 8 रेशियो हो जाएगा, बिल्कुल। बॉयल का नियम ताप पर और दाब से संबंधित होता है, बिल्कुल। 65 नंबर क्या बोल रहा है, बताएंगे। कह रहा है जल निर्माण का निम्न में से कौन सही समीकरण है, बताएंगे। H2+O, ये तो बहुत इजी है, बता देंगे सभी लोग। H2H2+2O या 4H+O2 P2 2H2O, ये तो बिल्कुल गलत ही है। 2H2+O2 2HO, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 2H2+O2। पहले ये याद रखिए, ऑक्सीजन जो होता है हमेशा हमारा O2 के फॉर्म में होता है, ये O जो होता है हमारा ऑक्साइड होता है, ना कि ऑक्सीजन होता है। H2 हमारा होता है हाइड्रोजन, H2 के फॉर्म में होता है। यहाँ पे O है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे O है ये भी नहीं होगा, तो हमारा 2H2+O2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2H2O हो जाएगा। विराट वर्मा बिल्कुल राइट आंसर बी। हाँ जी, अगला देखेंगे। 66 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है तो क्या कहते हैं। कह रहा है जो जल जो होता है साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनाते, कौन सा होता है, खारा जल या भारी जल या मृदु जल या संक्रमित जल, बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। खारा जल में जो है जो साबुन जो है अच्छा झाग नहीं बनाता है, जिसमें कपड़े जो है अच्छे साफ नहीं होते। 65 बिल्कुल डी। पूजा गुप्ता बिल्कुल डी आपका राइट आंसर। अगला देखें 67 नंबर क्या कह रहा है,
दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या मीथेन? कह रहा दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? दहन मीन्स जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है हमारी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो हमारी आवश्यक है, जो बिना ऑक्सीजन के आप आग नहीं लगा सकते, याद रखिएगा, बिना ऑक्सीजन के आप आग नहीं लगा, तो ये हमारी सबसे जरूरी है। आग बुझाने वाले यंत्र में बताएं, कमेंट करिएगा कौन सी गैस होती है आग बुझाने वाले यंत्र में, कमेंट करेंगे। 68 नंबर कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज की थी, कौन किसने की थी? रोनाल्ड या पिस्टले या जॉन नेपियर या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑक्सीजन बिल्कुल राइट आंसर है सरस जी आपका। तो इसका ऑक्सीजन का किसने किया था? पिस्टले, याद रखेंगे ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? पिस्टले ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, पिस्टले ने की थी। लॉफिंग गैस आ गया हमारा, लॉफिंग गैस निम्न में से किसका एक यौगिक? बताएंगे। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है हमारा? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O फार्मूला होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन होता है हमारा लॉफिंग गैस में, याद रखिएगा। फास्ट गैस वही हमारा लॉफिंग, अभी बताया नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखेंगे सभी लोग, एक ही अक्षर का अर्थ है। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा हमारा, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी, N2O होता है लॉफिंग गैस। फिर आगे हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 71 का पिस्टले, बिल्कुल ऑक्सीजन का पिस्टले। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होती है हमारी आग बुझाने वाले यंत्र में। 72 निम्न में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन? बताएंगे। ये सभी लोग कचल क्लास 10 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। 72 का बताएंगे क्या हो जाएगा? 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें एक 10th में आया था हैबर बी से अमोनिया का निकालना, तो वही हमारा अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए, हैबर बी से अमोनिया का उत्पादन, तो वही ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा। 73 निम्न में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? कौन सा पदार्थ जो है समुद्र जल से निकाला गया है? पदार्थ पूछ रहा है हमारा, कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारी कौन सी है? अधातु है, याद रखिएगा। ब्रोमीन अधातु है, ये जो मतलब कमरे के ताप पे जो है लिक्विड हो जाती है, कमरे के ताप पर लिक्विड हो जाती है, द्रव बन जाता है। और जो हमारी जो पूछ ले धातु कौन सी है? धातु जो होती है हमारी Hg, मरकरी होती है। मरकरी जो होती है वो धातु होती है, वो कमरे के ताप पर लिक्विड बन जाती है। बट हमारी ब्रोमीन जो होती है ये अधातु होती है, ये कमरे के ताप पर द्रव बन जाती है, याद रखिएगा। ब्रोमीन अधातु, और धातु जो पूछ ले हमारी Hg होगी। 74, हाँ जी 74 पूजा गुप्ता, ब्रोमीन बिल्कुल। निम्न में से किसका उपयोग करके पानी के पीने का रासायनिक कीटाणु रोधन किया जाता है? अभी बिल्कुल जस्ट अभी बताया हमने। 74 का बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा? फ्लोरीन या हो जाएगा, या क्लोरीन हो जाएगा, आयोडीन या ब्रोमीन? बताएंगे सभी लोग। तो अभी हमने बताया कि जो हमारा फिल्टर करना, पानी को फिल्टर करना, क्लोरीन गैस को मिलाना हमारा फिल्टर हो जाए, जितने कीटाणु होते हैं वो हमारे सारे मर जाते हैं। ब्रोमाइन लिक्विड फ्रॉम रूम टेम्परेचर, बिल्कुल बिल्कुल क्लोरीन हो जाएगा। 75 नंबर क्या बोल रहे हैं? करेक्ट। कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु, आ गया आपको, बिल्कुल आ गया क्वेश्चन आपका, अभी हमने बताया था। करेक्ट, कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? कमरे के ताप पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? अधातु देखो यार पूछ रहा हमारा, तो ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ब्रोमीन कमरे के ताप पर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अधातु होती है, याद रखिएगा। ब्रोमीन जो हमारी अधातु होती है, ठीक है। 76 नंबर, निम्न में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, या सोडियम है, या ब्रोमीन है? बताएंगे। हाँ जी 76 का कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अधिक ऋण विद्युतीय का ऑक्सीजन पे नहीं, हमारा फ्लोरीन पे होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 76 का 77 क्या बोल रहा है? हाँ जी 77 देखेंगे पूजा गुप्ता। 75 बिल्कुल ब्रोमीन, बहुत ही 75, हाँ जी। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? बताएंगे। ऑक्सीजन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, या नाइट्रोजन है? बताया था अभी हमने, कीटाणुओं को मारने के लिए हमारा हमेशा क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, गैर धातु पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अभी हमने बताया, जस्ट बताएंगे सभी लोग। 77 कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो अभी हमने बताया 77, हाँ जी क्लोरीन, दोबारा से आ गई। 78 नंबर कह रहा है, प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? प्याज की जो होती है हमारी, जिसे हम कंद बोलते हैं, किस महक किस कारण होती है? मिट्टी की दुर्गंध जहां उगाया गया हो, या सल्फर यौगिक, या शर्करा, या संचित कार्बोहाइड्रेट? बताएंगे सर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। सल्फर यौगिक जो होते हैं प्याज की, तभी महक आती है, विशेष महक सल्फर यौगिक के कारण। बिल्कुल सरस तिवारी, क्लोरीन। 79 नंबर, हाँ जी कह रहा, जब ब्रोमियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है? कह रहा ब्रोमियम क्लोराइड को जो है
सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो आपको क्या दिखता है, घने सफेद धुआं निकलते हैं, या घोल रंगीन हो जाता है, या बड़ी मात्रा में उष्मा निकलती है, या सफेद अवक्षेप बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जब बोरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो बिल्कुल सफेद अवक्षेप बनता है, याद रखेंगे सफेद अवक्षेप बनता है। सल्फर यौगिक बिल्कुल सफेद, इसका सफेद अवक्षेप बनता है, हो जाएगा सरस जी। हाँ जी, 80 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है। कह रहा है चूना पानी को जो है दूधिया बनाता है, कौन सी गैस है हमारी, तो इसकी हो जाएगी, बताएंगे, इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है वो चूना पानी को दूधिया बनाता है। दूधिया मीन मतलब कि उसमें कोई वेस्ट वगैरह नहीं होता है, दूधिया में सफेद हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पे, याद रखिएगा चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से हो जाता है। 81 सभी लोग क्या करेंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और पेट की जो आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। पेट की जो सारी क्लासें आपकी हो चुकी हैं और जो आपकी एक तरह से रिवीजन चल रहा है, बिल्कुल बहुत तेजी से रिवीजन चल रहा है। 81 बोलेंगे किस यौगिक का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। आई होप सभी को पता होगा इसका आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो किस गंध के सड़े हुए अंडे के जैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है। विराट वर्मा बिल्कुल सी, बिल्कुल बहुत ही अच्छे। 82 कह रहा है NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले अमीनो अम्ल को कहते हैं। अमीनो अम्ल कहा जाता है क्षारीय या उदासीन या अम्लीय या उभयधर्मी। COOH तो सभी को पता होगा, एसिटिक एसिड बोलते हैं। हाँ जी, 82 का क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग। 82 का हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कह रहा है NH2 की तुलना में COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को अम्लीय अम्ल कहा जाता है। COOH जो होता है एसिटिक एसिड होता है। 83 नंबर हो जाएगा। कह रहा है ऐसे अमीनो जिनमें COOH समूह के बदले NH2 समूह उपस्थित हो तो कहते हैं न्यूट्रिक एमिनो एसिड या एम्फोटेरिक एमिनो एसिड या बेसिक एमिनो एसिड या एसिटिक एमिनो एसिड। बताएंगे क्या कहेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बेसिक एमिनो एसिड कहा जाता है। 84 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, क्लोरोफॉर्म है या हाइड्रोफॉर्म है या इथाइल एल्कोहल है या ईथर है। बताएंगे कौन सा ठोस है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट। हाइड्रोफॉर्म जो है बिल्कुल ठोस है। विराट सर वर्मा बिल्कुल सी राइट है आपका। हाइड्रोफॉर्म जो है सबसे कठोर है हमारा, ठीक है। 85 कह रहा है एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर, कह रहा है एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में मिलाने पर, पानी में मिलाने पर उसे कार के रेडिएटर की सफाई उपयोग किया जाता है। यह केवल पानी के हिमांक को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी है, केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। डी है, पानी के हिमांक को कम करता है, पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो 85 का बताएंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पानी के हिमांक को कम करता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल ये आप बताएंगे। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है या एल्कीन है या एल्कोहल है या एल्काइन है। बताएंगे सभी लोग। तो C2H6 हमारा, अच्छा एल्केन का फार्मूला क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। CnH2n+2 होता है, ये एल्केन का होता है, ठीक है। और हमारा जो एल्कीन का होता है CnH2n होता है, और जो एल्काइन होता है CnH2n-2 होता है, एल्काइन होता है। और एल्कल को आपको पता ही होगा, OH होता है हमारा। तो CnH2n यहाँ पे मान लो n की जगह 2 रखेंगे, C2 कितना हो जाएगा 2 4 + 2, तो C2H6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो हमारा C2H6 क्या है, एल्केन है। इसका नाम क्या है, मेथेन, एथेन बोलते हैं इसको। C2H6 को हम एथेन बोलते हैं, सभी लोग बता देंगे। बिल्कुल एल्केन का CnH2n+2 होता है, सरस जी +2 भी होता है। 87 कह रहा है पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है, अमीनो समूह और हाइड्रोक्सिल समूह, या 2 हाइड्रोक्सिल समूह, या अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह, या ऑप्शन नंबर डी अमीनो समूह और कार्बोनिल समूह। तो पेप्टाइड बंध का निर्माण बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपका निर्माण होता है अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के बीच। पूजा गुप्ता एल्केन एथेन, हाँ जी एथेन है बिल्कुल। 88 नंबर कह रहा है एसिटोसिन, हाँ जी एसिटोसिन और मेथाइल एल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक प्रयोग की जाती है। एसिटोसिन और कह रहा है मेथाइल एल्कोहल को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन या निर्वात आसवन या आंशिक आसवन या आसवन। बताएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आंशिक आसवन। अच्छा मेथाइल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, CH3OH होता है मेथाइल एल्कोहल का फार्मूला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आंशिक आसवन। 89 नंबर का है नींबू में एसिड पाया जाता है, सभी लोगों को पता होगा हमारा। नींबू में एसिड पाया जाता है, बताएंगे लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड। याद रखेंगे लैक्टिक एसिड जो हमारा दूध में होता है और
हमारा मैलिक एसिड जो होता है हमारा सेब में होता है। और इसका नींबू में पूछा, नींबू में 89 का कौन सा हो जाएगा, बताएंगे सिट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। टार्ट्रिक एसिड टमाटर में होता हमारा, चेक कर लेना, टमाटर में होता है शायद। तो नींबू में एसिड कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। हाँ जी, सिट्रिक एसिड। 90 निम्न में से किसका प्रयोग एंटीफ्रिज के रूप में किया जाता है। एंटीफ्रिज के आइसोप्रोपिल एल्कोहल या मेथाइल एल्कोहल या एसीटोन या फार्मेल्डिहाइड। कह रहा है एंटीफ्रिज के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा, बताएंगे सभी लोग। 90 का हमारा, तो इसका मेथाइल एल्कोहल का जो है एंटीफ्रिज के रूप में प्रयोग किया जाता है, मेथाइल एल्कोहल का प्रयोग। अगला देखेंगे हम 91 नंबर क्या बोल रहा है। हाँ जी, 90 नंबर बोल रहा है, कह रहा हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। ये तो बहुत ईजी है हमारा। कह रहा हरे फलों को जो है कृत्रिम, जैसे कच्चे केला वगैरह हो गए, उनको पकाने के लिए कौन सा होता है, एसीटिलीन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एसीटिलीन। पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए CH3OH, बिल्कुल सरस जी आपका बिल्कुल राइट है। 92, हाँ जी 92 क्या बोल रहा है, कह रहा ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्न में से किस तत्व से बना होता है। कह रहा ग्रेफाइट किस तत्व से बना होता है। अच्छा, ये किसका अपर रूप होता है, अभी हमने बताया था किसका अपर रूप होता है, बता देंगे सभी लोग। अपर रूप वो किसका होता है, ग्रेफाइट। और इसमें वो कह रहा ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्न में से किस तत्व से बना होता है, कार्बन का। और ये कार्बन का अपर रूप भी होता है, तो कार्बन से बना होता है हमारा ग्रेफाइट। और सबसे मतलब अच्छा लुब्रिकेंट है ये हमारा। 93 क्या बोल रहा है, कह रहा सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है। अभी हमने बताया सीसा और पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है, जिंक है या सीसा है या कार्बन है या टिन है। 93 का बताएंगे सभी लोग। तो सीसा और पेंसिल में हमारा कार्बन हो जाएगा। सीसा और पेंसिल में कार्बन का प्रयुक्त तत्व है। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, बताएंगे 94 हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है विद्युत चालकता या क्रिस्टल संरचना या घनत्व या परमाणु भार। बताएंगे हीरा और ग्रेफाइट में हमारा किसका समान है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। परमाणु भार है जो है समान है हीरा और ग्रेफाइट में। पेंसिल में काला पदार्थ कार्बन ग्रेफाइट होता है, बिल्कुल। और एक क्रिस्टलीय संरचना में, क्रिस्टलीय संरचना नहीं, हमारा परमाणु भार में जो है ये समान होता है। हीरा तथा ग्रेफाइट जो परमाणु भार में समान होता है, क्रिस्टलीय संरचना नहीं होता है। 95 जो होता है, 95 नंबर क्या बोला, पेंसिल की लेड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है, ग्रेफाइट या चारकोल, सिलिकॉन या फास्फोरस। अभी बताया हमने, पेंसिल की नोक में किसका, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। 96 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में, अभी बताया हमने, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अभी दूध में बताया, मैलिक हमारा सेब में होता है, सिट्रिक हमारा किसमें होता है, नींबू में होता है। एसिटिक जो होता है हमारा सिरके में होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारा सिरके में होता है, बिल्कुल पूजा जी, बिल्कुल सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल, हाँ जी, CH3COOH पाया जाता है, बिल्कुल। 97 नंबर क्या बोल रहा है, हाँ जी, कह रहा है निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है। निम्नलिखित किसमें कार्बन, डायमंड वही हीरा हमारा, ग्रेफाइट कोयला, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है किसमें कार्बन नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है ये कार्बन के अपर रूप है, तीनों में कार्बन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 98 नंबर कह रहा है निम्न में किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है। कह रहा है किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है, बताएंगे। एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। और सबसे अच्छा कोयला भी यही माना जाता है हमारा, एंथ्रेसाइट। याद रखिएगा, सबसे खराब कोयला जो होता है पीट होता है, पीट। कह रहा है कोयले में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है एंथ्रेसाइट कोयला में। अरे हाँ, एथेनॉल, इथेनॉल 99 नंबर कह रहा है एथेनॉल को कैलोरीफिक वैल्यू केजी प्लस कैलोरी जूल प्रति किलोग्राम में क्या है। इथेनॉल की कह रहा है क्या मीन्स होता है, कैलोरी जूल प्रति किलोग्राम में क्या है इसकी वैल्यू, इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू में। बताएंगे इथेनॉल की वैल्यू बता देंगे क्या है, तो इसको याद कर लेंगे हम लोग, 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 30 हो जाएगी। हाँ जी, एंथ्रेसाइड है। 100 नंबर कह रहा है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, सभी लोगों को पता होगा गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, मीथेन हो गया, क्लोरीन हो गया, हीलियम या नाइट्रोजन। तो बताएंगे हमारी गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मीथ। तो हमारा मीथेन हो जाएगा सी नंबर, ए नंबर, ऑप्शन नंबर CH4 इसका फार्मूला होता है। तो ये दलदली स्थानों पे पाई जाती है, दलदली स्थानों पे पाई जाती है, याद रखें। अच्छा, इसका मीथेन का दूसरा नाम भी बताएंगे क्या है, मीथेन का दूसरा नाम क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे। 101 नंबर कह रहा है खाना पकाने के गैस में 90% से अधिक रहता है। खाना पकाने के गैस में 90% से अधिक रहता है, क्या होता है, खाना पकाने वाली गैस जो होती है उसमें 90% से अधिक जो होता है ब्यूटेन होता है। कह रहा 102 कह रहा निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है। जितना आपको पता होगा, आपको याद आता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा आपका। कह रहा निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है, मोबिल ऑयल
या पारा या मिट्टी का तेल या पेट्रोल बताएंगे सभी लोग। कह सर्वाधिक ज्वलनशील है तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पेट्रोल जो है सबसे ज्यादा तेज मतलब जलता है हमारा पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 103 प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है। सर जी बिल्कुल पेट्रोल, विराट वर्मा डी कह रहा प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है बताएंगे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका मीथेन जो होगा वो हमारे प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और आपके दोस्त वगैरह जो तैयारी कर रहे हैं पिट की तो उनको जरूर शेयर कर देंगे और लाइक जरूर कर देंगे। बिल्कुल मेरा नेट स्लो है सर, कोई नहीं, नेट अभी कैसे स्लो हो सकता है आपको, अभी तो मिला होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है बताएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है, गोल्डस्टीन या जे थॉमसन या जेम्स चैडविक या रदरफोर्ड बताएंगे। 104 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किस पे हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन हो जाएगा। और जो प्रोटॉन पे होता है, प्रोटॉन की जो होगा वो रदरफोर्ड हो जाएगा। प्रोटॉन नाभिक जो होता है, प्रोटॉन नाभिक वो हमारी रदरफोर्ड हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज जो हमारे गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन पर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 104 का बी। पूजा जी रिचार्ज कर दें क्या, सेंड मी नंबर। सरल जी बिल्कुल। पूजा गुप्ता थैमसन ईंट पर नाचे, बिल्कुल इसकी ट्रिक है ईंट पर नाचे। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10⁻24 या 1.6516 इंटू 10⁻24 ग्राम के या 1.6749 इंटू 10⁻24। बताएंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का बताएंगे सभी लोग। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1.6726 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो आप लोगों को डिजिट भी याद रखना है। देखिए डिजिट के पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1.6726 इंटू 10⁻24। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज अभी हमने बताया कौन से न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ईंट पर नाचे। तो 4 गया चैडविक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की। जे थॉमसन ने हमारी इलेक्ट्रॉन की, रदरफोर्ड जो थे प्रोटॉन नाभिक की थी, ना कि प्रोटॉन आयन की। प्रोटॉन नाभिक की रदरफोर्ड और प्रोटॉन जो हमारी आयन है धनायन उसकी गोल्डस्टीन ने की थी। याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन रहता है सभी लोगों को भाई। प्रोटॉन आयन जो होता है वो गोल्डस्टीन और प्रोटॉन जो नाभिक जो होता है हमारा धनात्मक उसकी रदरफोर्ड ने की थी। तो न्यूट्रॉन की किसने की थी, ऑप्शन नंबर 106 का कितना हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। पहला 100 निम्न में से प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की बताएंगे सभी लोग किसने की थी। तो अभी हमने बताया प्रोटॉन की खोज किसने की थी, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यूजिन गोल्डस्टीन। पूजा कितना बिल्कुल चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन, हाँ जी 108 नंबर क्या बोल रहा है बताएंगे सभी लोग। 108 कह रहा है न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की, फिर आगे हमारे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की बताएंगे सभी लोग। 108 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जेम्स चैडविक जो थे हमारे वो न्यूट्रॉन की। मैडम क्यूरी बताएंगे सभी लोग, रदरफोर्ड की खोज की थी मैडम क्यूरी, सॉरी रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, रेडियो एक्टिविटा की। इनको पुरस्कार भी मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था मैडम क्यूरी को। रेडियो एक्टिविटा की खोज रदरफोर्ड तो अभी हमने बताया प्रोटॉन नाभिक की खोज की थी। हाँ जी, हीलियम परमाणु का नाम है 284 जो होता है वो हमारा हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। चलिए 109 अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें बताएंगे कौन सी हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण या ऋण आवेशित कण या हाइड्रोजन के नाभिक या हीलियम के नाभिक। अल्फा किरणें हैं हमारी बताएंगे सभी लोग। 109 अल्फा किरणें हमारी कौन सी, हीलियम के नाभिक हो जाएंगे। अच्छा, अल्फा किरणों की सर्वाधिक वेदन क्षमता किसकी होती है, अल्फा बीटा गामा में किसकी सर्वाधिक वेदन क्षमता होती है, गामा की जो होती है सबसे ज्यादा वेदन क्षमता होती है, इसके बाद बीटा की, इसके बाद अल्फा की। मीन्स जो मतलब गामा किरणें वो ज्यादा हानिकारक पहुंचाती हैं। ठीक है, गामा किरणें की सबसे अधिक वेदन क्षमता अभी बीटा की, फिर अल्फा की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए, हीलियम के नाभिक। 284 होता है हीलियम का, अल्फा किरणें इसी को बोलते हैं। 1010 फिर आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा, ये बताएंगे सभी लोग, इजी है हमारा। फिर आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जॉन डाल्टन। अच्छा, डी ब्रॉगली एक समीकरण थी एच न्यू,
न्यू थी हमारी जो डी ब्रागली लेमडा बराबर एच न्यू, न्यू बराबर एच सी अपॉन लेमडा जो थी उनको समीकरण दी थी किसने, डी ब्रॉगली, न्यू बराबर एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है, जॉन डाल्टन। हाँ जी 111 नंबर क्या बोल रहा है, 11111 बोला कह रहा है गैसों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। गैसों का निश्चित आयन और निश्चित आकार होता है, गैसों का ना तो निश्चित आकार होता है ना ही निश्चित आकार होता है, और गैसों का निश्चित आयतन होता है लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता। गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन निश्चित आयतन नहीं होता है। गैसों के संबंध में बताएंगे क्या हो जाएगा, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग जोरदार से। विराट 111 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। गैसों का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन, यहाँ पे आकार नहीं होगा, यहाँ पे आयतन होगा। गैसों का ना ही निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है, क्योंकि गैसें जो है एक तरह से चलती रहती हैं वायुमंडल में ना, और ठोस जो होगा अभी हमने बताया ठोस का निश्चित आकार भी होता है, निश्चित द्रव्यमान भी होता है। 112 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है परमाणु बम, परमाणु बम कह रहा है कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। अभी बताएंगे परमाणु बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यूरेनियम का जो है परमाणु बम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई कमेंट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन के आंसर करिएगा आप लोग। 113 नंबर कह रहा निम्न में से कौन एक रेडियो धर्मी तत्व है, नहीं है। कह रहा कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है, यूरेनियम, रेडियम या थोरियम या कैडमियम रेडियो धर्मी तत्व नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट। कैडमियम जो हमारा वो सीडी जो हमारा वो रेडियो धर्मी तत्व नहीं है। बाकी जो हमारे रेडियो धर्मी तत्व होते हैं जो मतलब रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन निकालते हैं, वो हमारे रेडियो धर्मी। अरे भाई तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है कौन सा हो जाएगा, तांबा, लोहा, सिल्वर, जस्ता। तो शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड जो होती है हमारी जस्ता की होती है, याद रखेंगे जेड है। 115 कह रहा निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन या धनात्मक ऋणात्मक आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र या प्रोटॉन। बताएंगे सभी लोग, इजी है ये हमारा। कह रहा निम्न में से किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन, धनात्मक और ऋणात्मक आयन। हाँ इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा ना कि धनात्मक और ऋणात्मक आयन। ये तो हमारे उसमें विद्युत अपघटन में होता है ना, जब विद्युत अपघटन बैटरी से हमारे जब होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट पूछ रहा है तो मतलब विद्युत की लाइट है, तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। धनात्मक और ऋणात्मक आयन जब होता है जब मतलब कि गोबर गैस वगैरह हम बनाते हैं बैटरी से, उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयन होता है। 116 कह रहा है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण या अवकरण या उदासीनीकरण या अभिप्रेरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की विधि क्या कहलाती है हमारी, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है हमारी ऑक्सीकरण। 117 कह रहा फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा Na2PO2 देता है। यह क्रिया एक उदाहरण है ऑक्सीकरण का या अपचयन का, या ऑक्सीकरण और अपचयन का। मिनमाता पारे की अधिकता से होता है जबकि इटाई कैडमियम की अधिकता से होता है। पूजा जी बिल्कुल बिल्कुल। कह रहा है यह क्रिया एक उदाहरण है। बताएंगे फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो कह रहा है उत्पाद PH3 तथा Na2PO2 देता है। तो यह क्रिया एक उदाहरण है किसकी है, बताएंगे सभी लोग। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण एंड अपचयन। 118 नंबर कह रहा है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। बताएंगे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है हमारी, ऑप्शन नंबर डी 4 होती है। कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है। अगला देखेंगे हम लोग, एक दुर्बल एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच नमक का पीएच मान कितना होता है। एक दुर्बल एसिड और प्रबल क्षार के बीच नमक का पीएच मान कितना होता है, 7 या हो गया, या 6 हो गया, या 0 हो गया, या 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दुर्बल एसिड मीन मतलब कि नॉर्मल एसिड, या मतलब कि दुर्बल ज्यादा प्रबल एसिड ना हो, और प्रबल क्षार मतलब क्षार की मात्रा ज्यादा हो। तो हमारे 7 से ऊपर जितना होता है वो हमारा क्षार होता है, और 7 से नीचे जो होता है हमारा वो अम्ल होता है, ठीक है। और जो 7 पे होता है उसे उदासीन बोलते हैं। अच्छा ये सभी लोग कमेंट करेंगे
कि रक्त का पीएच मान कितना होता है हमारा, रक्त का पीएच मान कितना होता है हमारा, ठीक है। हमारे शरीर का पीएच मान बताएंगे कितना, 120 पे 120 हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है, सीमा के भीतर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 8.0 से 9.0, ऑप्शन नंबर बी 6.0 से 7.0, सी है हमारा 7.0 से 7.8, डी हमारा 6.0 से 6.8। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हमारे शरीर का जो है बिल्कुल सरल जी, बिल्कुल 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान जो हमारा 7.4 होता है, हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है, ठीक है। तो 121 भी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगे कह रहा है कि लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है, इसे प्राप्त किया जाता है। कह रहा लिटमस विलियन जो होता है एक बैंगनी रंग का रंजक होता है, इसे प्राप्त किया जाता है रीसिया से या प्यूनेरिया से या लाइकेन से, हाइड्रेजिया से। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लाइकेन से प्राप्त किया। अच्छा, लाइकेन जो होता है हमारा किससे बना होता है, कवक और शैवाल से बना होता है लाइकेन। अच्छा, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी, और शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। याद रखेंगे सभी लोग, ये आए हुए क्वेश्चन है भाई साहब। लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, और कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। 122 मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है, मिथाइल ऑरेंज संकेतक जो किस पीएच मान पे अपना रंग बदलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिए हुए हैं, बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ये तो आपको रटने वाले क्वेश्चन 3.1 से 4.4 के बीच जो है मिथाइल ऑरेंज संकेतक का पीएच मान दिया होता है। हाँ जी, शैवाल फाइकोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल सरल जी। 123 बताएंगे सभी लोग। करा निम्न में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच मान का प्रतिनिधित्व करता है, क्षारीय विलयन 5, 2, 3, 10 बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमने बताया क्षार होते हैं, 7 से ऊपर जो होते हैं वो क्षार होते हैं, और 7 से नीचे जो होते हैं वो हमारे अम्ल होते हैं। हमारा 7 से ऊपर कौन सा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल सर जी। 124 सार्वजनिक आपूर्ति हो तो पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है, पानी का पीएच मान बताएंगे किस श्रेणी में होता है, बताएंगे सभी लोग। पानी का पीएच मान जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 6.5 से 8.5। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। पानी का पीएच मान जो है 6.5 से 8.5 के बीच होता है। 125 कह रहा मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। मोटर वाहन की बैटरी में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है हमारा, बताएंगे मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए HCl, HCl का हाइड्रोजन क्लोराइड HF या HNO3 या H2SO4। तो इसका ऑप्शन नंबर बताएंगे FB हो जाएगा, मोटर वाहन की बैटरी में HF का प्रयोग किया जाता है। मोटर वाहन की बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, H2SO4 या HF, किसका किया जाता है, इसको चेक कर लेना आप 125 को। 126 एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है सर, H2SO4। यहाँ चेक कर लेना इसको, मोटर वाहन की बैटरी में किसको कंफ्यूजन है हमारे, अभी चेक कर सकते हैं आप। कह रहे हैं एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट या फेरस सल्फेट या लेड सल्फेट या लेड फेरोक्साइड। तो इसका एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एप्सम का औद्योगिक नाम इसे हम क्या बोलते हैं, MgSO4 बोलते हैं, और PbO लेड ऑक्साइड फेरस सल्फेट FeSO4 होता है हमारा, लेड पैराक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शुद्ध पानी का पीएच मान अभी हमने बताया, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, 4 या 7 या 12 या 18। शुद्ध पानी का पीएच मान बताएंगे सभी लोग कितना हो जाएगा। शुद्ध पानी का पीएच मान सरस तिवारी बिल्कुल चेक ही है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, शुद्ध पानी का पीएच मान ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान हमने बताया कहां से कहां तक होता है इसका, 6.5 से 8.5, क्योंकि कहीं कहीं पे पानी जो होता है एक तरह से अम्लीय भी होता है, कहीं कहीं पे क्षारीय भी होता है। तो पानी का पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच में लाई करता है। 128 नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है, निकल या चांदी या सोना या तांबा, बताएंगे। नाइट्रिक अम्ल जो है किस पर बेअसर होता है। 128 बिल्कुल आ गया, चेक है सर जी, सरस तिवारी बिल्कुल सोना। तो आपका राइट आंसर है, सोना पे जो है नाइट्रिक अम्ल का बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बाकी निकल चांदी और तांबा जो है इसमें फर्क पड़ता है। चांदी जो हमारी ब्लैक पड़ जाती है, जो नाइट्रिक अम्ल में डाल दिया जाए तो ब्लैक, जैसे गांव वगैरह में नहीं आते धुलने के लिए चांदी, तो वही हमारा चांदी जो है नाइट्रिक अम्ल से बेअसर होता है, सॉरी सोना जो है बेअसर होता है। 129 विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ था SSC का। विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है, पोटेशियम डाई 3H 3:1 का रेशियो अम्लराज होता है हमारा।
कह रहा है विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फास्फोरिक एसिड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड। बताएंगे विट्रियोल ऑफ ऑयल किसका होता है। 129 बताएंगे सभी लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है हमारा विट्रियोल का तेल होता है। याद रखेंगे विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। 123 हाँ जी 123 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है, बताएंगे सभी लोग। 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल होती है, हमें बताएंगे। 123 130 का कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अच्छा मोल बराबर कितना होता है, मोल बराबर फार्मूला होता है हमारा भार बट्टे अणुभार होता है। इसका भार कितना है हमारे 51 अमोनिया कितना होता है NH4 होता है, इसका 14 प्लस कितना हो जाएगा, इसका एन का कितना होता है हमारा NH4 अमोनिया NH3 होता है, सॉरी NH3 अमोनिया होता है, NH4 अमोनियम होता है, तो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 15 1/17 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। याद रखेंगे फार्मूला सभी लोग, मोल बराबर भार बटे अणुभार। अणुभार होता है भार हमारा 51 दिया गया, अणुभार NH3 का निकलेगा 17, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। 131 क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किस आवर्त के 5 गैर धातुओं को रखा जाता है। 5 गैर धातुओं को रखा जाता है आवर्त 1, आवर्त 2 या आवर्त 3 या आवर्त 4 में। बताएंगे सभी लोग किसमें रखा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आवर्त 2 में जो है गैर धातुओं को रखा जाता है, 5 गैर धातुओं को रखा जाता है। विराट वर्मा बिल्कुल, पूजा गुप्ता तीसरा ऑप्शन नंबर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी 132 आ गया। आप लोग एक और बढ़िया क्वेश्चन आपको बताएंगे, कमेंट करिएगा सभी लोग। अगर आवर्त सारणी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, अगर आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप पीरियड में स्थित है, बताएंगे सभी लोग। फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है। 132 का कितना हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ग्रुप 17 और पीरियड 2 में जो है फ्लोरीन जो इसमें स्थित है, फ्लोरीन क्लोरीन फिर कल बाहर आई आंटी जो हमारा है ये इसमें स्थित है 17 और 2। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाँ जी सरस्वती। 133 निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है। किसका अधिकतम जो है तापजनक मान होता है, हाइड्रोजन का या काठ कोयला का या प्राकृतिक गैस का या गैसोलीन का, बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसका अधिकतम तापजनक होता है, तो अधिकतम तापजनक किसका, हाइड्रोजन का होता है। ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे हाइड्रोजन का जो है तापजनक सबसे अधिक होता है। तापजनक मीन जो सबसे तेज जलती है। 134 सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग भरने के लिए कितने ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दबाया जाता है, बताएंगे। सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। एक और अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, हाँ ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर 134 का क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग। इसका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200 से 250 के बीच जो है रखा जाता है। याद रखेंगे 200 से 250 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर रखा जाता है। सर जी बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप। हाँ जी 150, हाँ 250 300 होता है, 250 से 300। 135 बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है। बायोगैस में बताएंगे क्या पाई जाती है, इथेन मीथेन या ब्यूटेन या प्रोपेन। बायोगैस में बताएंगे क्या पाई जाती है मुख्यतः। बायोगैस अभी हमने बताया ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मीथेन पाई जाती है और मीथेन को क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं, CH4। ठीक है पूजा गुप्ता बिल्कुल 135 का मीथेन। हाँ 136 आ गया आपके सामने, कह रहा है जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस मीन बेकिंग पाउडर में कह रहा है कि पानी मिलाया। अच्छा बेकिंग पाउडर का फार्मूला सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। मैं कह रहा पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है बेकिंग ऑक्साइड पाउडर में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 136 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पावर ऑफ क्रिकेट CH4 क्या बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। 137 घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है। घरेलू तौर पर पानी को जो है मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, वास्तव में क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का फार्मूला पूछ रहा है, सभी लोग बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड NaCO3 बिल्कुल सर जी। कार्बन डाइऑक्साइड का सॉरी वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, और जो कि हमारा सोडियम कार्बोनेट है।
वो हमारा वाशिंग सोडा है। हाँ जी, Na2CO3 इंटू 10H2O, बिल्कुल बिल्कुल। 139, धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम? कह रहा धावन सोडा या धावक सोडा जो है किसका साधारण नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी हमने बताया धावन सोडा, अभी बताया सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। 139 का बी नंबर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके दोस्त या कजन ब्रदर वगैरह हैं, सिस्टर, उनको आप सब्सक्राइब करा दीजिएगा, क्योंकि डेली पूरी क्लासें तो हो चुकी हैं, आपकी पेट की पूरा सिलेबस हो चुका है, प्ले लिस्ट पड़ी आप लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत तेजी से प्रैक्टिस चल रही है, बिल्कुल एग्जाम में आपको यहाँ से बिल्कुल 19 से ऊपर क्वेश्चन, आपको 19 नंबर से ऊपर आएंगे आपके, यदि आप सारी क्लासें वगैरह प्रॉपर देख लेंगे। कंटेंट जो है आपको 1 नंबर का मिल रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका आपका सारा को, तो प्रैक्टिस होगी यहाँ पे, बिल्कुल जबरदस्त प्रैक्टिस हो गई। कह रहा है 140 नंबर, कह रहा खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? 140 नंबर क्या बोला? खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? विनेगर को या सोडियम क्लोराइड को या पोटेशियम परमैंगनेट को या सोडियम बेंजोनाइट? बताएंगे इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु जो होती है खाद्यान्नों के, उसमें सोडियम बेंजोआइट का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे सोडियम बेंजोआइट। पेट में साइंस के क्वेश्चन आते हैं, ये सब जीएस में मिला करके आते हैं आप क्वेश्चन ज्यादा वैसे, बट आते जरूर क्वेश्चन है, बायो से, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, बिल्कुल क्वेश्चन आपके सारे आते हैं। इनमें से कौन बेकिंग सोडा है? Na2CO3 इंटू 10H2O या NaCO3 या NaCO3 इंटू में H2O या NH4Cl? बताएंगे बेकिंग सोडा कौन सा हो जाएगा हमारा? बेकिंग सोडा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, NaCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। और ये हमारा किसका होता है? ये धावन सोडा का होता है, अभी बताया था, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा। 142 खाने का सोडा है हमारा, कौन सा हो जाएगा? खाने का सोडा कौन सा हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट? 142 का कौन सा हो जाएगा? 142 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हो जाएगा। 143 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सी कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है, बताएंगे वाशिंग सोडा हो गया कि बेकिंग सोडा या चूना पत्थर या कैल्शियम टेबल सॉल्ट, नमक जिसे बोलते हैं हम। 143 का क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। तो कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा हो जाएगा? चूना पत्थर, जिसे अभी बोला था CaCO3 जो फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जो कि चूना पत्थर होता है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा गुप्ता जी, बिल्कुल हाँ जी। 144 प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से किसका एक उत्पाद है? मैग्नीशियम का है या एल्यूमिनियम का है या कैल्शियम का है या सोडियम का? प्लास्टर ऑफ पेरिस बताएंगे सभी लोग किसका एक उत्पाद है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो हमारा कैल्शियम का उत्पाद है, हमारा चूना पत्थर। बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूना पत्थर का फार्मूला होता है हमारा CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए एक उत्पाद है कैल्शियम का। 144 आ गया आपका। कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में पाया जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट जो है किस रूप में जाना है? एप्सन लवण या जिप्सम लवण या नीलत होता है या पोटास फिक्री। 145 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 जो होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट होता है और जिप्सम के रूप में जाना जाता है। 146 प्लास्टर ऑफ पेरिस, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस में सल्फेट का एक महीने सफेद पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका होता है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम जो है, कैल्शियम सल्फेट का एक महीने